डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। गृह विज्ञान में भोजन एवं पोषण के अंतर्गत हम डाइटरी फैट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने वसा का संगठन, वर्गीकरण, कार्य आदि का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम वसा के स्रोत का अध्ययन करेंगे, साथ ही रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी कि एक दिन के अंदर कितनी वसा ग्रहण करनी चाहिए, अधिक मात्रा में वसा यदि ग्रहण कर ली जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव शरीर पर हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और वसा की कमी से क्या हो जाता है, इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ फैट्स क्या होती हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी कितनी मात्रा में वसा लें कि शरीर में ना तो उसकी अधिकता हो और ना ही कमी हो। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 20 ग्राम वसा लेनी चाहिए। इसी तरह से एक वयस्क महिला की वसा की आवश्यकता भी 20 ग्राम होती है। प्रेग्नेंट विमेन के लिए 30 ग्राम्स और लैक्टेटिंग मदर्स यानी धात्री माताओं की वसा की आवश्यकता 45 ग्राम प्रतिदिन होती है। ये अतिरिक्त आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि गर्भावस्था में बच्चे के पोषण के लिए अधिक वसा चाहिए और इसी तरह से धात्री माता को बच्चे के लिए मिल्क के फॉर्म में जब फैट बॉडी से जाता है तो इसलिए एक्स्ट्रा फैट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 1 से 9 वर्ष के बालकों के लिए वसा की आवश्यकता 25 ग्राम और 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए वसा की आवश्यकता 22 ग्राम प्रतिदिन होती है। ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहलाती हैं। यदि हम वसा की प्राप्ति के साधन देखें तो हमारे भोजन में वसा घी और तेल के रूप में देखे जाते हैं। घी और तेल दोनों ही वसा की प्राप्ति के साधन हैं। साधारण टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पर हम कहें तो जब वसा तेल के रूप में लिक्विड के रूप में होती है तो उसे हम तेल कहते हैं और जो जमी हुई वसा है वो घी के रूप में होती है। इसके अलावा कुछ भोज्य पदार्थों में वसा अदृश्य रूप से विद्यमान भी होती है, जैसे कि अनाज, दालें, आटा, सूजी। फल और सब्जियों में नेग्लिजिबल होती हैं। फैट्स दूध, घी, मक्खन, डालडा, मूंगफली, दही, सोयाबीन, सरसों के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, कपास के बीज, ये सब वसा के अच्छे साधन हैं। मुख्यतः घी और तेल के अंदर वनस्पति घी में, ताज़ा घी में और मक्खन में वसा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बादाम, काजू, तिल, मूंगफली, इन सभी तिलहनों के अंदर भी वसा पाई जाती है, लेकिन ये अदृश्य वसा के रूप में उपस्थित होती है। अधिक मात्रा में जब वसा ले ली जाती है तो यह लिवर में स्टोर हो जाती है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़, मसल्स, इनके अंदर भी वसा स्टोर हो जाती है और जब भी वसा की आवश्यकता होती है तो यह स्टोर्ड फैट काम आ जाती है। जैसे कि किसी दिन यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो ये स्टोर्ड फैट लिवर, एडिपोज टिश्यूज़, मसल्स के अंदर यानी कि यकृत, वसा के ऊतकों, मांसपेशियों के अंदर जो अतिरिक्त वसा स्टोर हो गई है, ये वसा हमारे शरीर के काम आ जाती है और 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तरह से ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती रहती है। अब हम अध्ययन करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट का। यदि कम मात्रा में वसा शरीर के अंदर ली जाती है, आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन नहीं किया जाता है, तब सबसे पहला तो सामान्य वृद्धि का रुक जाना, नॉर्मल ग्रोथ इज स्टंटेड। वसा की कमी से आवश्यक अम्ल की कमी हो जाती है और इससे शरीर का सामान्य वृद्धि और विकास रुक जाता है। जैसे कि जब सामान्य वृद्धि और विकास
रुक जाता है तो गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं की संतानों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, और साथ ही जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं जैसे कि लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, इनकी भी शरीर के अंदर कमी रहने लगती है। त्वचा खुरदरी, सूखी और चमकहीन हो जाती है। त्वचा की डर्मिस परत में तैलीय ग्रंथियां या सेबेशियस ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों में निरंतर तेल स्रावित होता है जिससे कि त्वचा चिकनी, चमकदार और मुलायम दिखाई देती है। वसा के अभाव में इन ग्रंथियों से पर्याप्त मात्रा में सीबम का सिक्रीशन नहीं हो पाता, जिसके कारण कि त्वचा सूखी, खुरदरी, चमकहीन और कांतिहीन हो जाती है। डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। कई बार त्वचा पर एक्जिमा भी देखा जाता है। इसके अलावा फिनोडर्मा हो जाना, यानी कि वसा की कमी से बच्चों और बड़ों के अंदर फिनोडर्मा हो जाता है, जिसमें कि पीठ, पेट, जांघ और कूलों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल आती हैं और त्वचा कछुए के समान हो जाती है। कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी हो जाना, आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से सेल मेम्ब्रेन की त्वचा घट जाती है, शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ एंजाइम्स की प्रक्रिया में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल के वहन की गति कम हो जाती है। फलतः रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हृदय संबंधी रोग देखे जाते हैं। इसके साथ ही क्योंकि वसीय अम्ल के जब हम कार्य कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि वसा संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है। यह बात वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों के द्वारा भी सिद्ध हो चुकी है, और साथ ही विटामिन ई का भी यह स्रोत है। तो इसीलिए अगर यह वसा शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं ली जाती तो संतानोत्पत्ति की क्रिया में भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो ये सारे थे वसा की कमी के शरीर के अंदर प्रभाव। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्जित। इसी प्रकार से यदि वसा अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो ओबेसिटी यानी मोटापा, स्लो डाउन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का पाचन और अवशोषण भी कम हो जाता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता और कीटोसिस देखा जाता है। और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में वसा लेना अत्यंत आवश्यक है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मसल्स, फैट्स और ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर जो विद्यमान फैट है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और किस तरह से एक्सेस फैट यहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब शरीर में अधिक मात्रा में वसा ले ली जाती है तो यह शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। वसा के अधिकता के शरीर पर जो दुष्प्रभाव होते हैं उसमें सबसे पहला है ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ना। आवश्यकता से अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से एडिपोज टिश्यूज़ बनने लगते हैं, जिससे त्वचा के नीचे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत और अन्य कोमल अंगों और शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है। वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है, क्योंकि इससे शारीरिक स्फूर्ति खत्म हो जाती है। मोटे व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने और सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होने लगती है। साथ ही मोटापा अन्य भयंकर बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग, हार्ट डिजीज़। ये सभी मोटापे के कारण ही होते हैं। डायबिटीज़, जिसे मधुमेह कहते हैं, ये अधिकांशतः मोटे लोगों को ही होता है और यह बीमारी वंशानुगत भी है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज वसा के रूप में जाकर शरीर के अंदर संग्रहित हो जाता है। साथ ही ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, यानी कि अधिक ग्लूकोज यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है और इसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसके अलावा हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं।
वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्यतः रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 120 से 160 पर 100 ml की होनी चाहिए। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल रक्त धमनियों के आंतरिक दीवारों पर जमने लगता है। फलतः रक्त धमनियों की दीवारें संकरी होने लग जाती हैं और इसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। धीरे धीरे इन धमनियों की दीवारों पर इतना अधिक कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है कि इनकी लचीलापन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इन पर कैल्शियम लवण का भी जमाव हो जाता है, जिससे कि धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं और इनका व्यास, जिसे हम इंग्लिश में ल्यूमन कहते हैं, काफ़ी छोटा हो जाता है, जिससे कि रक्त के बहाव की गति भी कम हो जाती है और फलतः रक्तचाप बढ़ जाता है। इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो इसके कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी वसीय तंतु भी हृदय के आसपास एकत्रित हो जाते हैं और हृदय के सामान्य क्रियाकलापों पर व्यवधान डालने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल धमनियों की आंतरिक नली को अवरुद्ध कर देता है और इससे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। फलतः रक्त का दबाव कम हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका एक इफ़ेक्ट होता है गुर्दे प्रभावित होना, यानी इफ़ेक्ट्स ऑन किडनी। मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर वसीय तंतुओं या एडिपोज टिश्यूज़ की मोटी परत जमा हो जाती है और इससे गुर्दे द्वारा निरुपयोगी पदार्थ यानी यूजलेस प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, टॉक्सिन्स आदि पदार्थ पूर्णतः निष्कासित नहीं हो पाते और वे रक्त में ही रह जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए ये आवश्यक है कि भोजन में वसा का प्रयोग कम किया जाए। नो योर रिस्क्स, हमें अपने रिस्क्स को जानने के लिए कुछ डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि भोजन में वसा का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। घी, वनस्पति, मक्खन आदि के स्थान पर तेल का अधिक सेवन करना चाहिए। असंतृप्त वसीय अम्लों का अधिक सेवन करना चाहिए। भोजन में फल, कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में खाना चाहिए। सलाद में रफेज यानी कि रेशे की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा लेनी चाहिए। अपने आहार के अंदर तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन न करके फलों या फलों के रस का अधिक सेवन करना चाहिए। भोजन निश्चित समय पर संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी कम मात्रा में भोजन में लिया जाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर प्रोटीन फूड्स अधिक लिए जाने चाहिए। असंतृप्त और संतृप्त वसा का अनुपात 2:1 होना चाहिए। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग की जानी चाहिए। स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए और स्ट्रेस कम से कम लाइफ में रखना चाहिए। साथ ही अगर गंभीर रोग हैं तो मेडिसिन्स भी ली जानी चाहिए। तो इस तरह से हम CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने किया कि वसा के क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं अगर हम अधिक मात्रा में ले लें, कम मात्रा में ले लें तो क्या होता है, वसा के स्रोत और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसके साथ ही वसा का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।